एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस.के. सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सीरीज़ के साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट। और ये सीरीज़ हर दिन आएगा, जैसे 6 to 7 o'clock के बीच में आपको ये सीरीज़ अवेलेबल होगा। और ये सीरीज़ रियली बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आपके नीट और एम्स के एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज़ इस सीरीज़ से 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अगर अभी 40 days अप्रॉक्स है, सो अगर आप हर दिन एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो 40 क्वेश्चन और अबव क्वेश्चंस होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। सो ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार इस सीरीज़ को देख रहे हैं तो इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो इस तरह का डालूँ आपको सबसे पहले मिल सके और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस सीरीज़ में हम MTP और कुछ IV टेक्निक के बारे में, IVF टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये दोनों, ये पूरा सीरीज़ से क्वेश्चंस आता ही आता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सो MTP दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 1000 लाइक तो होना चाहिए, बिकॉज़ मैं काफ़ी मेहनत करके इस सीरीज़ को बनाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि 1000 लाइक ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स और फेसबुक और व्हाट्सएप जो भी ग्रुप है ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो MTP दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज़ अ वॉलेंट्री और इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, मेडिकल का मतलब कुछ मतलब कि दवाई वगैरह लिया है। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि टर्मिनेट कर देना, रोक देना, राइट, ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मान लीजिए कि कोई प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, जैसे जो भी प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ के अप्रॉक्स होती है, तो 9 मंथ के पहले पहले अगर मतलब टर्मिनेट कर दिया जाए तो उसी को हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये वॉलेंट्री है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार किया जा रहा है। इंटेंशनल है, जानबूझ के किया जा रहा है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज़ स्टॉपेज ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म इज़ नोन एज MTP और इंड्यूस अबॉर्शन। इसे हम इंड्यूस अबॉर्शन भी कहते हैं, क्योंकि हमने अवॉर्ड करा दिया है 9 मंथ के पहले पहले। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP इन 1971। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि मतलब MTP ऐसा नहीं है कि आप लीगल नहीं है, लीगल है ये और हर कोई करा सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसे लीगलाइज कर दिया है 1971 में। सो अबाउट 45 to 50 million MTPs are done in a year in a whole world। पूरे वर्ल्ड में करीब 45 से 50 मिलियन MTP होता है पूरे साल के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि इतने अगर बच्चे पैदा होते तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन और ज़्यादा इंक्रीज होता। तो दैट्स MTP इज़ ऑल्सो दैट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व टू रिड्यूस द पॉपुलेशन, बट दिस MTP इज़ नॉट मेंट फॉर दैट पर्पस। क्योंकि MTP का पर्पस ये नहीं कि पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करना, ये है कि अगर मैं बताऊंगा आपको कि MTP का क्या पर्पस है। तो MTP हैज़ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, राइट, बट इट इज़ नॉट मेंट फॉर दिस पर्पस। ये इस पर्पस के लिए नहीं बना गया है, ठीक है। सो MTP इज़ सेफ अप टू 12 वीक। 12 वीक के पहले पहले बहुत ही सेफ माना जाता है। और दैट इज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले पहले काफ़ी सेफ है ऑफ द प्रेगनेंसी। एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में काफ़ी रिस्की हो जाता है, बिकॉज जो यूट्रस के पास जो भी फीटल पार्ट है, फीटस है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चिपक पाता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में काफ़ी रिस्की होता है, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही ईजी वे से हो सकता है। तो ये सारा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। नाउ वी टॉक अबाउट हाउ द MTP इज़ डन, कैसे MTP होता है। तो मेथड की अगर हम बात करें तो मेथड में 2 मेथड होते हैं, वन इज़ कॉल्ड केमिकल मेथड, वन इज़ कॉल्ड सर्जिकल मेथड। मेथड इज़ 2, दैट इज़ अ केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड, ठीक है। तो केमिकल मेथड में हम RU486 देते हैं, ये मेडिसिन होता है RU486। मिफीप्रिस्टोन और MTP किट, मिफीप्रिस्टोन और इसके अलावा एक और मिजोप्रोस्टॉल भी होता है, जो कि मतलब कि मेडिसिन के फॉर्म में देते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड मिफीप्रिस्टोन और ये मिजोप्रोस्टॉल है।
तो वो किट होती है MTP किट, उसे पहले हम मिफेप्रिस्टोन देते हैं, फिर मिसोप्रोस्टॉल 12-12 घंटे के बाद इंट्रावेजाइनली देते हैं। तो इससे प्रेगनेंसी जो होती है वो हट जाती है और एबॉर्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम 3rd मंथ के बाद करते हैं तो देयर इज़ अ चांसेस फॉर द सर्जिकल मैथड, और सर्जिकल मेथड काफ़ी ही रिस्की होता है हमेशा, बिकॉज देर इज़ चांस टू द ब्लीडिंग। बट अर्ली ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, तो देर इज़ नो एनी रिस्क इन बिटवीन। सो अर्ली, दैट इज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, द सक्शन एस्पिरेशन, मतलब ये एक वैक्यूम डाल के उसे जो भी फीटल पार्ट है उसे सक आउट कर लेंगे। डायलेशन एंड क्यूरेटाज मेथड होता है, जैसे यूट्रस को डायलेट करके, और क्यूरेटाज एक हुक जैसा होता है, उसे धीरे धीरे जो भी फीटल पार्ट है उसे बाहर निकालते हैं। एंड दे इंसर्ट इन द यूट्रस विच रिमूव द फीटल पार्ट। जो क्यूरेटाज हुक होता है तो उसे ओवम फोर्सेप्स का भी यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, जब आप गायनी पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो क्यूरेटाज और हुक जो होता है उससे जो भी फीटल पार्ट है उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द अप टू द 8 वीक और लेट उसमें अप टू 8 वीक और लेट जो ट्राइमेस्टर है उसके बीच में बात करते हैं। तो उसके बीच में कैसे क्या कर सकते हैं, तो उसके बीच में हम बेसिकली क्या करते हैं कि अप टू 18 वीक में दैट इज़ सॉल्ट का इंजेक्शन देते हैं, सॉल्ट का इंजेक्शन, और डायलेशन एंड इवैक्यूएशन भी करते हैं। और लेट प्रेगनेंसी में प्रोस्टाग्लैंडिन का इंजेक्शन देते हैं, और DEC डायलेशन एंड क्यूरेटाज भी करते हैं। तो ये जो लेट प्रेगनेंसी अप टू द 18 वीक एंड ऑनवर्ड, ये काफ़ी रिस्की होता है, बिकॉज इसमें फीटल का पार्ट रिटेन होने के चांसेस बढ़े रहते हैं, रिटेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और रिटेन होने का चांसेस की वजह से कोई भी फीटल पार्ट अगर अंदर रहेगा तो देयर इज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, तो इसे इन्फेक्शन होने के चांसेस बने रहते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द STD। व्हाट इज़ अ STD एक्चुअली? तो STD का मतलब ये होता है कि दैट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी बीमारी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैले, तो दैट इज़ कॉल्ड STD, दैट इज़ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड VD, दैट इज़ वेनरल डिजीज़। तो इसे STD को हम VD भी बोलते हैं, दैट इज़ वेनरल डिजीज़ भी बोलते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड RTI, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो भी इन्फेक्शन होता है उसे RTI बोलते हैं, और STD दैट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी होता है, एंड VD दैट इज़ वेनरल डिजीज़। तो ऐसा डिजीज़ और इन्फेक्शन जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैले, कॉपुलेशन के थ्रू पहले, दैट इज़ कॉल्ड STD। द डिजीज़ और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज़ कॉल्ड STD। सो इसमें हेपेटाइटिस B भी रिसेंटली इंक्लूडेड है STD के अंदर। क्वेश्चन आता है कि द एग्जाम्पल ऑफ STD विद द कॉस्टिव एजेंट, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, उसके क्या क्या कॉस्टिव एजेंट होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो गोनेरिया जो होता है और इसके कॉस्टिव एजेंट की अगर बात करें तो दैट इज़ कॉल्ड नीजेरिया गोनेरिया। ट्राइकोमोनालिस, ट्राइकोनोमास वेजिनालिस, एड्स, HIV, सिफिलिस, ट्रेपेनोमा पैलिडम। ये आया हुआ क्वेश्चन है, सिफिलिस किससे फैलता है, तो दैट इज ट्रेपेनीमा पैलिडम। हेपेटाइटिस B, दैट इज हेपेटाइटिस B वायरस। सो व्हाट इज अ सिम्टम ऑफ STD? एक्चुअली जो सिम्टम होते हैं STD के बेसिकली जल्दी से आते नहीं हैं। बेसिकली जितने भी STDs होते हैं ऑलमोस्ट एसिम्टोमेटिक होते हैं। एसिम्टोमेटिक का मतलब होता है देयर इज़ नो एनी सिम्टम एंड साइन अपीयर। सो मोस्ट ऑफ द STDs आर एसिम्टोमेटिक, देयर इज़ नो एनी साइन एंड सिम्टम। और जब वो काफ़ी हद तक फैल जाता है, ठीक है, काफ़ी बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है और इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब उसके सिम्टम आते हैं। तो इसके बेसिकली 2 सिम्टम हो सकते हैं, वन इज़ कॉल्ड प्राइमरी सिम्टम एंड अदर इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सिम्टम। प्राइमरी सिम्टम में इचिंग होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम द जेनाइटल पार्ट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, स्लाइटली पेन ऑफ द जेनाइटल पार्ट एंड स्वेलिंग, and infected female may be often asymptomatic or even may remain undetected for the long time because there is no any prominent sign and symptom, because itching, fluid discharge, slightly pain, generally लोग उस चीज़ को ज़्यादा लाइटली नहीं लेते हैं, मतलब ज़्यादा लाइटली लेते हैं और जल्दी से ही उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो मतलब कि ये बहुत ही मतलब कि कॉमन है STD, और STD का मतलब कि जो भी इलाज है वो बेसिकली नहीं के बराबर होता है, क्योंकि STD जो होता है हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रहा है।
सो इसलिए ऐसा है। सो जब मतलब कि प्राइमरी सिम्टम का सही से इलाज ना हो पाए तो दे लीड्स टू द सेकेंडरी सिम्टम। एंड व्हाट इज़ अ सेकेंडरी सिम्टम? एक्चुअली सेकेंडरी सिम्टम में PID होता है, दैट इज़ पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज़, PID दैट इज़ पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज़। एंड अबॉर्शन, मतलब कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसे अबॉर्ट हो सकती है, मतलब कि ज़्यादा रिटेन नहीं रह पाएगी, उसकी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन तक रिटेन नहीं रह पाएगी, अबॉर्शन होने का खतरा काफ़ी बना रहता है, ठीक है। एंड देयर इज़ अ स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब ये होता है कि मतलब कि जो बच्चा है वो मरा हुआ पैदा हो सकता है। इनफर्टिलिटी, कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिम्टम। नाउ वी टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ द STD, जितने भी STDs होते हैं, majority of STDs are the most of the STDs are when the most vulnerable age group is 15 to 25, क्योंकि उसी एज में कॉपुलेशन के चांसेस बढ़ते हैं और कॉपुलेशंस काफ़ी लोग करते हैं, मतलब कि सेक्सुअल डिज़ायरनेस काफ़ी ज़्यादा होता है। मोस्ट ऑफ द STDs आर क्यूरेबल, मोस्ट ऑफ द STDs जो होते हैं क्यूरेबल होते हैं, लाइक एड्स, जेनाइटल हर्ब, मोस्ट ऑफ द STD क्यूरेबल होते हैं, एक्सेप्ट मतलब एड्स का क्यूरेबल नहीं है, जेनाइटल हर्ब्स और हेपेटाइटिस बी, इसका कोई भी इलाज अभी तक पॉसिबल नहीं है। तो बाकी और भी मतलब कि उसका इलाज है, बट इन सब चीज़ का, एड्स वगैरह का कोई इलाज नहीं है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं जैसे ARV, ठीक है, इसमें बहुत सारा ड्रग्स हो जाए, जिडोविडीन और लिमोविडीन वगैरह, बट इसमें क्या होता है कि हम जस्ट लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं और उसका कोई भी फ़ायदा उतना होता नहीं है। सो हाउ टू अवॉइड द STD एंड STD ना फैले, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? द अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर, जिसे हम जानते नहीं हैं उसके साथ कॉपुलेशन नहीं करना है, और मल्टीपल पार्टनर जिसके हों उनके साथ भी कॉपुलेशन नहीं करना है। यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग द सेक्स, जब भी आप कॉपुलेशन करें, सेक्स करें तो यूज़ कॉन्डम। एंड इन केस एनी डाउट, डायग्नोस विद द हेल्प ऑफ द डॉक्टर, आपके डॉक्टर के पास जाके मिलना चाहिए। तो ये बेसिक गाइडलाइन है। नाउ वी टॉक अबाउट इनफर्टिलिटी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफर्टिलिटी क्या होता है कि आज के टाइम में जो इनफर्टिलिटी है काफ़ी ज़्यादा कॉमन होने लगा है, बिकॉज बहुत सारे कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के कॉमन होने के। पहला कारण मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितने भी रूरल और अर्बन एरिया के लोग हैं, आप देखेंगे कि जो इनफर्टिलिटी के सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं, जैसे मैंने देखा है, इनफर्टिलिटी के सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो बेसिकली अपने अर्बन एरिया से आते हैं। कारण यह है कि देयर lifestyle play an important role to the infertility, because lifestyle is directly concerned with the hormonal effect. तो hormonal effect के वजह से directly lifestyle होता है। So failure to produce children even after 2 year unprotected sexual activity, अगर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लिया और 2 साल के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है तो उसे हम इनफर्टाइल कपल मानते हैं। क्या कारण हो सकता है? अभी मैंने कारण बताया, जो मोस्ट कॉमन कारण है दैट इज़ लाइफस्टाइल। बट अगर हम मेल और फीमेल के कारण की हम बात करें तो एजुएस्पर्मिया, देयर इज़ नो स्पर्म काउंट, दैट इज़ कॉल्ड एजुएस्पर्मिया, ये मेल के अंदर हो सकता है। इजैकुलेशन फेलियर, टेस्टिस में कोई इंजरी हो जाए और हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाए, इसके वजह से मेल में इनफर्टिलिटी आने के चांसेस हो सकते हैं। फीमेल में देखें दैट फेलियर टू ओवुलेट ड्यू टू द लो LH, अगेन दिस इज़ अ हार्मोनल इम्बैलेंस, एंड हार्मोनल इम्बैलेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल। सो अगर लो लेवल है LH का, सो जो ओवम नहीं निकल पाता है ओवरी से, दैट इज़ कॉल्ड ओवुलेशन। नो फॉलिकल डेवलपमेंट ड्यू टू द लो लेवल ऑफ FSH, दैट इज़ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग hormone, which is play important role to development of new follicles inside the ovary. So what is the treatment for that? That treatment is called clomiphene citrate, एक टैबलेट आती है जो कि FSH इसके अंदर होता है और उसको हम देते हैं लेडी के अंदर, तो उनके अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है और नेक्स्ट टाइम में वो कंसीव हो जाती हैं। सो दिस इज़ अ ट्रीटमेंट एक्चुअली। नाउ वी टॉक अबाउट मेल में और क्या कारण हो सकते हैं। मेल में देखिए और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, दैट इज़ ओलिगोस्पर्मिया, द लो स्पर्म काउंट एंड एब्डोमिनल स्पर्म, प्री मैच्योर एजैकुलेशन, दिस इज अनदर कॉजेस इन द इनफर्टिलिटी। एंड फीमेल में अगर ओविडक्ट डैमेज हो गया है, TB ऑफ द फैलोपियन, दिस इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया,
क्योंकि टीबी इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और अगर टीबी फेलोपियन ट्यूब का हो गया तो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके वजह से ओवम और स्पर्म का प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, एंड दैट लीड्स टू इनफर्टिलिटी. So in India the female is blamed to having a childless, but it is not a truth because the infertility is also arise in the male partner. जैसे आपने causes में देखा है कि जो infertility है ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल में ही होता है, फीमेल में भी होता है, इसलिए गलत है ऐसा ब्लेम लगाना. सो इनफर्टिलिटी का क्या इलाज है? दैट इज़ कॉल्ड ART, दैट इज़ असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दैट इज़ ART. ART एक बहुत ही बड़ा टर्म है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्टेप आते हैं, उस स्टेप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं ना. इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. दैट इज़ यूजली फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ओविडक्ट के अंदर होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है. बट अगर हम फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के बाहर कराएं, मतलब बॉडी के बाहर कराएं, दैट इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, एंड दिस कंडीशन इज वेरी सिमिलर टू द टेस्ट ट्यूब बेबी. आप देख पा रहे हैं द स्पर्म इज देयर एंड ओवम इज देयर, द फर्टिलाइजेशंस आउटसाइड द बॉडी एंड जाइगोट इज फॉर्म आउटसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड IVF. सो IVF इज बेसिकली टू टाइप. IVF दो टाइप का होता है. एक को हम कहते हैं ZIF, that is zygote intrafallopian tube transfer. Another is called intrauterine transfer. zygote intrafallopian tube transfer का मतलब ये है कि जैसे हमने बाहर तो फर्टिलाइजेशन करा लिया और 8 सेल के पहले पहले, दैट इज 8 ब्लास्टोमियर स्टेज के पहले पहले क्या करते हैं कि अगर उस सेल को निकाल के और फिर फीमेल के अंदर डालेंगे तो दैट इज कॉल्ड ZIFT. तो जाइगोट अप टू द 8 ब्लास्टोमियर स्टेज इट ट्रांसफर इनटू द फेलोपियन ट्यूब. अगर मतलब कि 8 सेल के अंदर अंदर अगर हमने ट्रांसफ़र कर दिया फेलोपियन ट्यूब के अंदर तो दैट इज कॉल्ड ZIFT. एंड IUT दैट इज इंट्रायूटराइन ट्रांसफर. तो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर बहुत सेल बड़ा है तो डायरेक्टली हम यूट्रस में डालेंगे, फेलोपियन ट्यूब में नहीं डालेंगे. उस प्रोसेस को कहते हैं हम IUT, दैट इज इंट्रायूटराइन ट्रांसफर. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी टॉक अबाउट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रो ट्रांसफ़र में क्या क्या मतलब इसमें आता है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं. सो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रो ट्रांसफ़र, इफ़ अ फीमेल इज़ एबल टू प्रोड्यूस ओवम, अगर फीमेल है ओवम सही ठीक ठाक बन रहा है बट चाइल्ड मतलब कि पूरा प्लेसेंटा ग्रो नहीं हो पा रहा है, चाइल्ड अच्छे से नहीं बन पा रहा है, सो दैट इज़ ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस. सो नॉर्मल इंटरकोर्स फर्टिलाइजेशन होता है बाहर और इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड एम्ब्रो इज ट्रांसफर टू द अदर फीमेल. नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हम कर देंगे, फर्टिलाइजेशन करने के बाद ठीक है, और उसी का ओवम ले लेंगे, उसके हस्बैंड का स्पर्म ले लेंगे और फर्टिलाइजेशन करने के बाद दूसरे किसी फीमेल के अंदर डालेंगे, दैट इज सरोगेट मदर, और फिर उनमें वो करेंगे. तो नॉर्मल इंटरकोर्स हुआ, दैट इज फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड एम्ब्रो दैट इज ट्रांसफर दैट फीमेल फ्रॉम द अनदर फीमेल. सो दिस इज अनदर कॉजेस. ZIFT का मतलब यही होता है कि ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द 1 सेकेंड